विंड्स ऑफ चेंज के इस नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। इससे पहले कि वीडियो में मैंने पेशा एक्ट 1996 और जो रूल्स अभी 25 में बने हैं पंचायती राज व्यवस्था को अनुसूचित क्षेत्र तक प्रसारित करने के लिए और जो पारंपरिक तरीका शासन करने का खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे आदिवासी समाज में पूर्व से आदिकाल से है उसका किस तरह से हम इस्तेमाल पंचायती राज व्यवस्था में कर सकते हैं, इसके लिए एक नियम अभी बनाए गए हैं जिसको पंचायत उपबंध के विस्तारीकरण के रूप में हमको देखना चाहिए। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि पंचायत व्यवस्था झारखंड में भी उसके नियम 2001 में बन चुके थे, यानी पंचायत व्यवस्था चालू था। आज हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि इतने सारे जनजातियों के क्षेत्र झारखंड में जो पारंपरिक व्यवस्था जनजातियों में पाई जाती है, जो स्वशासन का और प्रजातांत्रिक व्यवस्था का भी एक प्रोटोटाइप माना जा सकता, उसको किस तरह से हम आज के संदर्भ में इस 2025 के कानून के संदर्भ में किस तरह से जमीनी हकीकत बना सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारे झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2020 में हुआ था। आखिर ये 15 नवंबर का महत्व क्या है? झारखंड के महान नेता वीर बिरसा मुंडा, या जिसे हम भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं, उनका जन्म 15 नवंबर को हुआ था। उनके जन्म तिथि को ही हम स्थापना दिवस के रूप में और झारखंड का पृथक राज्य के रूप में बनता हुआ देखते हैं। आज हम जो टॉपिक को डील करने जा रहे हैं वो है मुंडा शासन व्यवस्था। यही व्यवस्था अब नियम जो बना है पंचायती राज के लिए, उसमें इसी का सदुपयोग होने जा रहा है, या फिर जो दूसरे जनजातियों में जो व्यवस्था है उस जनजातियों का सदुपयोग होने जा रहा है। इसलिए जनजातियों के शासन व्यवस्था का महत्व पहले से कहीं अधिक है। पहले एक प्राचीन व्यवस्था के रूप में हमसे प्रश्न पूछे जाते थे इस विषय पर। अब तो ये जमीनी हकीकत बनने जा रहा है, इसलिए अब और संभावना इस बात की है कि विभिन्न जनजातीय शासन व्यवस्था पर बड़े सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएं। खासतौर पर झारखंड में जो प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है उसमें हम देखते हैं कि ये झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है और ये सिर्फ झारखंड में ही नहीं, छोटा नागपुर और उसके आसपास के जिलों में ही नहीं, ये मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं, ये बंगाल में भी पाए जाते हैं और ये उड़ीसा में भी पाए जाते हैं। इस विषय पर कि ये कहां से आए, कई तरह के मतभेद हैं। हम अभी उन पर विचार नहीं करेंगे, इसलिए कि कोई भी ऐसे साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होते हैं जिसको आधिकारिक रूप से मान्यता दी जा सके।
हम ये जानते हैं कि वैदिक काल में आर्यों और अनार्यों के बीच, आर्यों और दस्युओं के बीच युद्ध की बात होती है। हम ये भी जानते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आर्य पूरे देश में फैलते चले गए और यहाँ के जो मूल निवासी थे, जो आदि काल से यहाँ रहने वाले लोग थे, वो आहिस्ते आहिस्ते जंगलों की तरफ अपने को सुरक्षित स्थान तक ले जाने लगे। प्राचीन विश्व का इतिहास हो या प्राचीन भारत का इतिहास हो, हम एक ही चीज देखते हैं कि जंगलों को काट करके बसावट बनाना और जंगलों को काट करके खेती के लायक जमीन तैयार करना, ये हर जगह चलता आ रहा है। लेकिन जब हम सीएनटी एक्ट में देखते हैं तो वहां देखते हैं खूंट कट्टीदार की बात। खूंट कट्टीदार गांव मतलब जंगल को काट के जिन लोगों ने एक आबादी बसाया, एक गांव बसाया, उस गांव को खूंट कट्टीदार कहते हैं। वहां पर उन्हीं लोगों के बीच में से जब लोगों ने खेती के लायक जमीन बनाया, खेती करने लगे, एक अस्थायी रूप से रहने की जगह बना लिया, तो उसे हम खूंट कट्टी खेत कहते हैं। और खूंट जिसका अर्थ होता है परिवार, जो आहिस्ते आहिस्ते फैलता जाता है, उस परिवार के लोगों को जिसने जंगल वनों की सफाई करके रहने और खेती का इंतजाम किया था, उसको हम खूंट कट्टीदार कहते हैं। हम ये देखते हैं कि सीएनटी एक्ट में जब 1908 में ये बना तो इनको रैयती राइट्स, वो अधिकार दिए गए जो रैयतों को दिए जाते हैं, और इस खूंट कट्टी को एक मान्यता दी गई, रैयत के अधिकार दिए गए। एक बात और जो विशेष रूप से हम देखते हैं कि मुंडा के गांव आबादी बढ़ने के कारण अगर आसपास फैले, कई और गांव बने, तब भी वो अपनी जड़ से लगे रहते हैं। यानी पैतृक गांव जो पूर्व का गांव था, जिससे निकल करके दूसरा गांव बना, उनकी सारी गतिविधि, सामाजिक गतिविधियां हो, धार्मिक गतिविधियां हो, हर गतिविधि या राजनीतिक गतिविधि हो, वो सब उनके पैतृक गांव से ही संचालित होता है। फिर हम इस महान जनजाति, जिसने हमें एक मुख्यमंत्री भी दिया झारखंड बनने के बाद, जिन्हें हम अर्जुन मुंडा साहब के नाम से जानते हैं, हम रामदयाल मुंडा साहब का भी जानते हैं, और सबसे बड़े नायक हमारे भगवान बिरसा मुंडा, जो खूंटी के उलूहातू में जिनका जन्म हुआ था, उनको भी हम भली भांति जानते हैं, झारखंड का एक एक बच्चा जानता है। वो एक आंदोलन की कहानी, उलगुलान की कहानी अलग है। आज जिस पर हम बात करेंगे वो खूंट कट्टी गांव की बात, और उस गांव के जीवन की बात कि वो गांव किस तरह से खुद को संचालित करता था। इसी संचालन का दायित्व फिर उसे मिलने जा रहा है, या उस तरह की जनजातियों में जो व्यवस्था थी ग्राम प्रधान की, उसे मिलने जा रहा है। इनके गांव में 4 चीजें आसानी से देखी जा सकती है। एक तो सरना, एक सरना स्थल होता है जहां देवी देवता का निवास होता है। दूसरी चीज हम देखते हैं अखड़ा। अखड़ा हर गांव की एक विशेषता है।
जितने भी पंचायत उसी स्थल पर होते हैं, सार्वजनिक काम उसी स्थल पर किए जाते हैं, इवन नाच गाना भी उसी स्थल पर किया जाता है और उसे अखड़ा कहते हैं। फिर हम देखते हैं शासन, समाधि, जहां वो अपने शवों को दफन करते हैं। प्राचीन काल में बड़ी सारी सभ्यता और संस्कृतियों में ये चीजें देखी जाती है कि समाधि स्थल को शिला से ढका जाता है। ये परंपरा मुंडा जनजाति में आज भी विद्यमान है और इसको शासनगिरी का नाम दिया जाता है। शासन, शासन और शासनगिरी। शासन जो दफन करने की जगह है और शासनगिरी जो उस पर पत्थर का एक पत्थर रखा जाता है तो उसको शासनगिरी कहते हैं। फिर हम देखते हैं गीती ओड़ा नाम का भी एक स्थल हर मुंडा गांव में हुआ करता है। ये गीती ओड़ा क्या है? ये युवाओं के लिए युवा गिर है। अब अगर आप आज के मॉडर्न समाज से इसकी तुलना करें तो क्या किसी भी तरह से हमारा आदिवासी समाज कहीं पीछे दिखाई देता है? आज भी हम क्लब बनाते हैं, बड़े सारे कॉन्फ्रेंस हॉल बनाते हैं, पूजा स्थल होता है। ये सब सार्वजनिक जगहें हमें ये बताती है कि समाज को चलाने के लिए किस तरह से उन लोगों ने तरह तरह की संस्थाएं बनाई थी। फिर हम देखते हैं कि जनजातीय समुदाय जब बड़ा होता चला गया तो उसे एक स्थानीय स्वशासन की जरूरत पड़ी, कुछ ऐसे पदों की जरूरत पड़ी, कुछ ऐसे तरीकों की जरूरत पड़ी जिससे कि वो अपने पूरे क्षेत्र को, मुंडा समाज के विभिन्न गांवों को सही से चला सके, वहां पर शांति व्यवस्था बना सके, वहां की आर्थिक उन्नति पर का में सहयोग दे सके। इसमें भी हम देखते हैं कि हर गांव का एक प्रधान होता है जिसे हम मुंडा कहते हैं। फिर कई गांव मिलकर के एक पट्टी बनाते हैं और उसके प्रधान को हम मानकी कहते हैं और कई पट्टियों को मिलाकर के एक पड़हा बनता है जिसके प्रधान को हम पड़हा राजा कहते हैं। इसीलिए इस शासन व्यवस्था को कभी कभी मुंडा, मानकी, पड़हा शासन व्यवस्था भी लोग कहते हैं। अब आप देखिए कि ये 3 चरण में था। एक गांव का प्रधान मुंडा, कई गांव आसपास के मिलाकर के एक पट्टी बना जिसका प्रधान मानकी, और उसके बाद उन सब के ग्रुप में मिलने से पढ़ा बना और उसका प्रधान पढ़ा राजा माना गया। ये एक बहुत ही संगठित समाज हमें दिखाई देता है। ठीक त्रिस्तरीय पंचायत की तरह यहां पर भी एक अच्छी खासी व्यवस्था हमें दिखाई देती है। ये अपने आप में राजपालक, राजपालिका का कर्तव्य, न्यायपालिका का कर्तव्य, आर्थिक उन्नति में सहयोग, अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के प्रयास, उसको आगे बढ़ाने के प्रयास, सब में बहुत ही
महत्वपूर्ण योगदान देता है। हम देखते हैं कि ये कुलेरियन रेस से बिलोंग करते हैं, जिसको प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड रेस भी कहते हैं। अगर हम प्रजातीय दृष्टिकोण से देखें तो हम इनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड रेस के रूप में करते हैं, और इन जनरल हम इनको कुलेरियन रेस के मानते हैं। फिर हम देखते हैं कि इनकी भाषा अति प्राचीन है, जिसके हमें साक्ष्य मिलते हैं। हम इस भाषा को मुंडारी कहते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि मुंडा समाज अपनी इस भाषा को क्या बोलता है, क्या वो मुंडारी कहता है या कोई और दूसरा शब्द इस्तेमाल करता है इसके लिए, तो हम देखते हैं कि उनको होड़ो जगर या होड़ोको कहा जाता है। होड़ोको का मतलब बड़ा ही अच्छा है, मनुष्य की भाषा। अब हम देखते हैं वैदिक ग्रंथों में जहां पुस्तकें संस्कृत में लिखी गई थी, वहां पर भी प्राकृत की, द्रविड़ भाषा की और मुंडा भाषा के अनेकों शब्द हमको मिलते हैं। हम ये देखते हैं कि ये भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा मानी जाती है। इन सबको देखने के बाद और पेशा कानून के लागू होने के सारे मार्ग के प्रशस्त होने के बाद हमें अपने झारखंड राज्य के या अपने देश के जो जनजातीय समाज है, उसकी जो सुदृढ़ स्थानीय शासन व्यवस्था है, उसको जानना अति आवश्यक है। और ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के दृष्टिकोण से भी अब बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। धन्यवाद। जोहार।